वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 13 ऑफ ट्रैप्ड विद द बीस्ट। वहीं उधर कार में अब्राहम नीति के नाक पर से सिंदूर साफ करके बोला, तुम्हारी ख्वाहिशें तो अब पूरी हो गई होगी। ऐसे ही शादी करना चाहती थी ना तुम। ये सिंदूर, मंगलसूत्र, 7 फेरे, 7 वचन। पर इसे अपना मंगलसूत्र समझने की भूल मत करना, क्योंकि बहुत जल्द मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। इस बीच अगर ये खोया तो टर्टल, सजा के लिए तैयार रहना। इस वक्त नीति का चेहरा पीला पड़ गया था और अब्राहम के हाथ में उसकी चेन थी, जो उसने नीति को वसुंधरा के कहने पर पहनाई थी। उसने मुंह से एक शब्द नहीं कहा और धीरे से सिर हिला दिया। ये देखकर अब्राहम फिर बोला, गुड गर्ल टर्टल। फिर उसने स्टीयरिंग संभाली और ड्राइव करने लगा। जब वे लोग दिल्ली पहुंचे तो रात हो गई थी। नीति गाड़ी में ही सो गई थी और उसका सिर एक तरफ झुककर अब्राहम के कंधे पर आ गया था। पर अब्राहम ने उसे खुद से दूर नहीं किया और उसे तिरछी नजर से देखकर मुस्कुरा दिया। उसने जैसे ही बीस्ट विला पहुंचकर गाड़ी को ब्रेक लगाए, एक गार्ड ने आकर कार का डोर ओपन किया। अब्राहम कार से बाहर आया और उसने दूसरी तरफ से आकर जाकर नीति को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर उसे अपनी बाहों में लिए हुए ही विला के अंदर चला गया। अपने रूम में आकर उसने नीति को बेड पर सही से सुलाया और ब्लैंकेट ओढ़ाकर खुद वॉशरूम में चला गया, जहाँ एक तरफ नीति सुकून से सो रही थी, वहीं दूसरी तरफ माया की आंखों से नींद गायब थी। वो अपने रूम में बेड पर छत की तरफ मुख के लेटी उल्टी दिशा में लेटी थी। उसके पैर बेड ग्राउंड की तरफ थे और उसके बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। उसके हाथ में आईपैड था जिस पर अब्राहम की फोटो दिख रही थी। अब्राहम उस फोटो में बिजनेस सूट में था, पर उसने ब्लेजर नहीं पहना था। उसके शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे। उसकी काली आंखों पर ग्लास चढ़ा था। उसके बाल जेल से सेंट थे। वो उस लोग में एक परफेक्ट जेंटलमैन लग रहा था। माया की आंखें उसे ऐसे देख रही थी मानो अब्राहम के स्वरूप को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती हो। उसने अपनी पतली खूबसूरत उंगली को अब्राहम की फोटो पर घुमाते हुए कहा, माय ड्रीम प्रिंस बीस्ट, तुम कब वापस आओगे? तुम्हें एक दिन ना देखो तो ऐसा लगता है तुम्हें देखे हुए एक अरसा बीत गया। पास आने को तो तुम मौका देते नहीं, कम से कम तुम्हें दूर से देखकर ही जी लेती हूँ, पर अब बहुत जल्द तुम मेरे बहुत करीब रहोगे। जहाँ एक तरफ माया अब्राहम के ख्यालों में गुम उसकी फोटोग्राफ से बात कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अब्राहम चेंज करके नीति के बराबर में आकर लेट गया था। उसके दोनों हाथ उसके सिर के नीचे थे और वो ऊपर की तरफ छत की सीलिंग को देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, पर फिर वो सोने के लिए करवट लेने लगा ताकि वो हमेशा की तरह नीति को पकड़कर सो सके। पर उसके विपरीत नीति ने अचानक से करवट ली और अपना सिर पीलों से उठाकर अब्राहम के वहां पर रख दिया। ये देखकर अब्राहम चौंका नहीं, बल्कि वे उसे घूर कर देखने लगा। पर इसके इस तरह देखने पर नीति को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। वह तो मस्त घोड़े बेचकर सो रही थी। अब्राहम उसे भी घूर ही रहा था कि तभी नीति ने अपना एक हाथ उठाकर उसके सीने पर रख दिया और कुछ ही सेकंड बाद अब्राहम ने को उसका पैर भी अपने ऊपर रखा हुआ फील हुआ। उसने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, ओह गॉड टर्टल, कल सुबह मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर अगली सुबह जब नीति की आंख खुली तो उसने खुद को कैद में पाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एना कोंडा ने उसके पूरे शरीर को जकड़ा हुआ है। उसने धीरे से सर उठाकर देखा तो अब्राहम का चेहरा देखकर उसका मुंह बनाकर मन में बोली, ये एक दिन हमारी जान लेकर रहेंगे क्या? इन्हें थोड़ा सा भी हम पर तरस नहीं आता? खुद से बात करनी थी उसकी बाहों में कसमसाने लगी, पर उसके कसमसाने से भी अब्राहम को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने नीति को और कसकर अपनी बाहों में भर लिया और इस वजह से उसका चेहरा अब्राहम के नेक के पास आ गया। नीति की गर्म और भारी सांसें उसकी गर्दन पर पड़ रही थी, पर गहरी नींद में होने की वजह से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर वही नीति उसकी बाहों के कैद में रहकर अब थक चुकी थी, इसलिए उसने अब्राहम को जगाने के लिए गर्दन पर अपने छोटे छोटे चूहे जैसे दांतों को गड़ा दिया। नीति के एक्शन का तुरंत ही रिएक्शन निकला और अब्राहम हल्की सिसकी लेते हुए अपने एक हाथ से अपनी गर्दन को सहलाने लगा। हालांकि नीति ने अपने दांतों को तेज गड़ाया था, पर अब्राहम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे मच्छर ने काटा हो। नीति उसकी बाहों के घेरे से आजाद होकर बेड से उठकर खड़ी हो गई थी और डर से सलावियां गटकते हुए अब्राहम को देख रही थी। वहीं वो अभी भी आंखें बंद किए लेटा था। उसके माथे पर सलवट थी और एक हाथ से अभी भी अपनी नेक को सहला रहा था। ये देखकर नीति खुद से बोली, इससे पहले ये जाग जाए और हमें सजा दे, हम इनके उठने से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। ये बोल वो वॉशरूम में चली गई और फिर कुछ देर बाद रेडी होकर ब्रेकफास्ट बनाने किचन में चली गई। जब तक उसने ब्रेकफास्ट रेडी किया तब तक अब्राहम भी तैयार होकर डाइनिंग हॉल में आ गया था। नीति को ब्रेकफास्ट सर्व करते देखकर अब्राहम ने उसे घूर कर देखा और उसके पास जाते हुए बोला, टर्टल, ये तुम क्या कर रही हो? अचानक से उसकी आवाज नीति के कानों में पड़ने से वो चौंक गई और अब्राहम को सामने देखकर एक बार फिर उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गई। उसे कुछ ना बोलते देखकर अब्राहम ने कहा, टर्टल, क्या तुम्हें मजा आता है मुझे एक ही बार 2 बार बुलवाने में? नीति ने उसे देखते हुए जल्दी से नाम में सिर हिला दिया। तो ये देखकर अब्राहम ने आगे कहा, फिर तुम क्यों एक बार में मेरी सारी बातों का जवाब नहीं देती? ये सुन नीति ने जल्दी से कहा, आपके लिए ब्रेकफास्ट लगा रही थी। अब्राहम उसे देखते हुए बोला, क्या मैंने तुमसे कहा था ये करने के लिए? उसने नाम में सिर हिला दिया। ये देखकर अब्राहम ने उसकी बाह पकड़ी और उसे एक चेयर पर बिठाकर बोला, खुद की हालत देखो जरा टर्टल, तुम अभी बहुत कमजोर हो, तुम्हें प्रॉपर बेड रेस्ट की जरूरत है। जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तुम किचन में नहीं जाओगी। उसकी इस बात पर नीति उससे कहना चाह रही थी, पर अगर हम इतने ही कमजोर हैं तो आप हमें इस तरह से पकड़ के क्यों सोते हैं कि हमारे पूरे शरीर में दर्द होता है? हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हो। जहाँ नीति मन ही मन खुद से बात कर रही थी तो वहीं अब्राहम उसे फिर से खोया देखकर उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोला,
अंडरस्टूड टर्टल, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ आई? नीति ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। पर आपका खाना? अब्रम उसे बीच में रोकते हुए बोला। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक आस्था आंटी मेरा खाना बनाएगी। नीति ने इस बार भी सिर हिलाया तो अब्रम फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने नीति का सिर पकड़ लिया और उसे अपने चेहरे के सामने लाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हर बार अपने ये आधा किलो का सिर हिलाने से अच्छा है अपनी 5 ग्राम की जुबान से ओके कह दिया करो। अब्रम किस बात से बिड़बड़ी? उसने सिर हिलाना चाहा पर उसका सिर अब्रम के हाथों में होने की वजह से उसने धीरे से ओके कहा तो उसके गुलाबी होठ धीरे से हिले। अब्रम की नजर उसके होठों पर थी। उसने नीति के होठों को देखते हुए कहा, गुड, अब से सिर्फ ओके। अंडरस्टूड कि नीति ने इस बार भी ओके कह दिया। पर उसके कांपते होठों को हिलते देखकर अब्रम का मन चाहा कि वे आगे बढ़कर उसके होठों को छूकर उसके कंपन को शांत कर दे। और फिर अपनी इच्छाओं के आगे मजबूर होकर वो उसके करीब जाने लगा। उसकी नाक नीति की नाक को छूने ही वाली थी कि तभी उसके हाथ से लगकर टेबल पर रखा स्पून नीचे गिर गया। स्पून के गिरने की आवाज उनसे उनके बीच फैली शांति को भंग कर दिया और फिर वे दोनों ही जल्दी से एक दूसरे से दूर हो गए। अब्रहम इधर उधर देखने लगा पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। किसी को न देखकर उसने गहरी सांस ली। वही नीति झुककर नीचे गिरा। स्पून उठाने लगी। उसके झुकने से उसके सारे बाल भी लटक गए थे। जब वो स्पून उठा लेकर उठी तभी उसके बाल अब्रहम के रिस्ट वॉच में अटक गए और उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई। आर यू ओके टर्टल? अब्रहम उसकी चिंता करते हुए बोला। वहीं नीति अपने बालों को पकड़े हुए बोली, हमारे बाल कहीं अटक गए हैं। अब्रहम ने उसके बाल और अपना हाथ देकर कहा, टर्टल तुम्हारे बाल मेरी घड़ी में अटक गए हैं। तुम ऐसे ही रहो, मैं इसे निकालता हूँ। नीति दर्द में बोली, प्लीज जल्दी करिए, हमें दर्द हो रहा है। मैं वही कर रहा हूँ टर्टल, ये बोल अब्रहम उसके बालों को अपनी वॉच में से निकालने लगा। पर नीति के बाल उसकी वॉच में से निकल ही नहीं रहे थे। ये देखकर अब्रहम ने कहा, तो टर्टल तुम्हारे बालों को काटना होगा। तुम रुको, मैं अभी सीजर लेकर आता हूँ। ये बोल अब्रहम उठने लगा पर तभी नीति की चीख सुनकर रुक गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अभी भी नीति को अनजाने में हट कर दिया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बनाई और फिर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर कहा, ऐसे ही रहना, हिलना मत। नीति ने भी उसकी बात मानकर उसकी गोद में सिर रखे बैठी रही। अब्रहम ने जैसे अपनी वॉच निकाली उसके बाल भी उसकी वॉच से निकल गए। फिर नीति ने अपने सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, हमारे बाल 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 बचे, अभी तो कट ही जाते। अब्रहम अपने सामने बैठी लड़की को हैरानी से देख रहा था जिसे अपने दर्द की नहीं अपने बालों की ज्यादा परवाह हो रही थी। उसने फिर कुछ नहीं कहा और अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। नीति ने भी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और उठकर किचन में जाने लगी। पर तभी अब्रहम ने उससे कहा, टर्टल थोड़ी देर बाद मुझसे हॉल में आकर मिलो। ये कहकर वह चला गया। वहीं दीदी उसे जाते हुए देखकर बोली, अब क्या चाहिए इस जानवर को? नहीं नहीं, अब हम उन्हें जानवर नहीं बोल सकते। अम्मा ने कहा था उनकी इज्जत करनी है, पर अब उन्हें जानवर नहीं कहूंगी तो फिर उन्हें किस नाम से बुलाऊं? खुद से बात करते हुए नीति ने सोचते हुए आगे कहा, क्या उनका नाम लेकर बुलाओ? अरे नहीं, ये हमसे नहीं होगा, हम उनका नाम नहीं ले सकते। तो फिर हम उन्हें किस नाम से बुलाएंगे? कुछ और देर तक सोचते रहने के बाद नीति ने कहा, वो हमें टर्टल कहते हैं, उनकी नज़रों में हम एक कछुआ है। तो अब हम भी उन्हें ऐसा ही कोई नाम देंगे। नेवला कैसा रहेगा? वहीं नहीं बंदर। नीति, ये भी अच्छा नहीं है। गोरिल्ला कैसा रहेगा? नहीं, ये भी सूट नहीं कर रहा। ये बोल वो अपने गाल पर उंगली रखकर सोचने लगी। पर उसे कोई नाम नहीं समझ आया। तभी उसे ख्याल आया, अब्रहम ने उसे हॉल में बुलाया है। ये याद आते ही वो अपनी साड़ी को ठीक करते हुए हॉल में चली गई। वो जब अब्रहम के पास पहुंची तो वो राजा की तरह सिंगल काउच पर बैठा था और अब टाइगर उसके सामने कोई फाइल खोले खड़ा था और जगवार उसकी दूसरी साइड खड़ा था। नीति चुपचाप जाकर अब्रहम के सामने खड़ी हो गई। जयगवार ने उसे देखते हुए उसे ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग क्वीन। नीति ने भी उसे एक स्माइल पास करते हुए धीरे से सिर हिला दिया। वहीं जब अब्रहम ने उसे जयगवार से बातें करते हुए मुस्कुराते हुए देखा तो उसके तन में ही नहीं उसके मन में भी आग जलने लगी और वो उसे घूरने लगा। टाइगर का सारा ध्यान अब्रहम पर था और फिर उसने अब्रहम को इस तरह नीति को देखते देख कर मन में कहा, क्वीन आप कितनी इनोसेंट है, क्यों आप बीस्ट को बेवजह गुस्सा दिला रही है? टाइगर को नीति और जगवार के लिए बुरा लग रहा था। वे दोनों अभी भी एक दूसरे को इशारे में ही बातें कर रहे थे। ये देखकर वह अपने नीति को देखते हुए जगवार से कहा, लगता है जगवार तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा। अगर जीने की इच्छा खत्म हो गई हो तो तुम्हें गोली मार दो। उसकी बात सुनकर जगवार और नीति दोनों ही डर गए थे। फिर जगवार ने माफी मांगते हुए सिर झुका लिया। वहीं नीति भी नजर चुराते हुए उसे ही देख रही थी। तभी अब्रहम उसे देखते हुए बोला, नाम क्या है तुम्हारा? ये सुनते ही नीति चौंक गई। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है तो वो असमंजस में उसे देखने लगी। पर तभी अब्रहम ने कहा, तुमने सही सुना टर्टल। उसकी बात पूरी होते ही उसने कहा, नीति। अब्रहम बोला, ये नहीं, वो बताओ जो तुम्हारा असली नाम पहचान है। ये सुनकर नीति समझ गई अब्रहम उसका उसका असली नाम जानना चाहता है और फिर यही सोचकर उसने कहा, बेला। अब्रहम ने फिर अगला सवाल किया, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? इस सवाल को सुनकर नीति कुछ पल सोचने लगी। फिर जैसे तैसे उसके जवाब सवाल का मतलब समझकर बोली, स्नातक का दूसरा साल। इस बार कंफ्यूजन होने की बारी अब्रहम की थी तो वही एक बार मुंह दबाकर हंस रहा था। उसे नीति की बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या बताना चाह रही है। उसे कंफ्यूजन में देखकर अब टाइगर को भी हल्की हंसी आ गई पर वे खुद को कंट्रोल किए खड़ा रहा। वहीं अब्रहम ने समंजस में टाइगर की तरफ देखा तो उसने जल्दी से कहा,
बीस्ट केविन ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में है। ये सुनकर अब्रम ने नीति को देखते हुए आगे पूछा, क्या आगे पढ़ना चाहती हो? अब तक उसे भी समझ आ गया था नीति को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए उसने इस बार हिंदी में ही सवाल किया। नीति ने उसे देखते हुए सिर हिलाकर कहा, हाँ हम आगे पढ़ना चाहते हैं। अब्रम ने उसे देखते हुए टाइगर से कहा, टर्टल के एडमिशन की प्रोसेस शुरू करो, टर्टल अपनी स्टडी कंप्लीट करेगी। उसकी बात पर टाइगर ने जल्दी से कहा, पर बीस्ट सेमेस्टर के बीच में अब्रम ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ क्या तुम भूल रहे हो मैं कौन हूँ? टाइगर बोला, बीस्ट केविन का एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, मैं कॉलेज के डीन से बात करता हूँ। अब्रम ने आगे कहा, और एक अच्छे इंग्लिश लिटरेचर को भी हायर करो और उनसे टर्टल की बात करो। टाइगर ने इस बार भी ओके बीस्ट कह दिया। फिर एक बार और टाइगर दोनों ही वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अब्रम ने अपने उंगली के इशारे पर नीतू को अपने पास आने के लिए कहा, तो वो डरते हुए कदमों में उसके पास जाने लगी। जब वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई तो अब्रम ने उसका हाथ पकड़कर खींचा तो वो उसकी गोद में जा गई। नीति उठने लगी, पर तभी अब्रम ने उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, टर्टल तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, तुम्हें जो चाहिए होगा मुझसे कहना, मैं ला कर दूंगा। पर अगर तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी तो टर्टल मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सुननी थी कन्फ्यूजन में उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब जो उसकी नज़रों के सामने था वो किस तरह का इंसान था। एक तरफ सारे गाँव वालों से और ठाकुर से लड़कर उसने उसे बचाया था, और अब उसकी पढ़ाई के बारे में भी सोच रहा है। और फिर हर वक्त उसे अपने क्रूर और से डराता भी रहता है। क्या ये इंसान जो उसकी नज़रों के सामने है वो एक अच्छा है या बहुत बुरा इंसान है? यही सोचते हुए नीति अब्रम को देखे जा रही थी, अपने ही ख्यालों में उलझी। नीति अब्रम की आंखों में देखे जा रही थी, वहीं अब्रम भी उसकी आंखों में खोया हुआ था। वो उसे देखते हुए धीरे धीरे उस पर झुकने लगा। ये देखकर नीति की आंखें बड़ी हो गई और वह नजर फेरकर इधर उधर देखने लगी, और तभी उसकी आंखों एकदम से बड़ी हो गई। उसे एकटक अब्रम की नेक को वो एकटक अब्रम की नेक को देख रही थी। वो निशान जो सुबह उसने अब्रम को दिया था वो अब गहरे रंग का हो गया था और उसमें खून भर आया था। ये देखकर उसका गला सूख गया और उसने डर का सूखा घूंट अपने गले से नीचे उतारते हुए मन में कहा, हे भगवान, अब क्या होगा जब इस निशान के बारे में पता चलेगा? ये हमें नहीं छोड़ेंगे, कहीं ये हमें फिर से सजा ना दे। ये सोचकर नीति डर से कांप उठी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों से एक बूंद आंसू निकलकर उसके गालों पर आ गया। वहीं जब अब्रम ने उसके आंसू देखे तो वो खुद से सवाल करने से रोक नहीं पाया, ये टर्टल रो क्यों रही है? अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, फिर ये कि रो क्यों रही है? अब्रम को जब नीति के आंसू से फर्क पड़ने लगा था वो उसे रोते हुए नहीं देख सकता था। उसने झुककर उसके गाल पर ठहरे अश्कों के मोती को अपने होठों से चूम लिया और उसे प्यार से अपनी आगोश में ले लिया। जब उसने नीति का सिर सहलाया तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और खुद को उसकी आगोश में पाकर हैरान रह गई। उसे तो लगा था अब्रम उसे सजा देगा, पर वो तो उसे अपनी आगोश में लिए बैठा था और छोटे बच्चे की तरह उसका सिर सहलाते हुए उसे चुप करवा रहा था। ना जाने कि उस पल में नीति को भी क्या हुआ कि उसने भी अब्रम के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और उसकी शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया। वो उसकी बाहों में सिमटी हुई थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। शायद उसे अब्रम की बाहों में सुकून मिल रहा था। वहीं वो भी कुछ देर तक उसे ऐसे ही अपनी आगोश में ले बैठा रहा। फिर जब उसने थोड़ी देर बाद उसे देखा तो उसकी आगोश में ही सो चुकी थी। उसे सोते देखकर अब्रम उसके मासूम चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगा और फिर उसे अपनी बाहों में थामे उठा और नीति को लेकर अपने रूम में चला गया। उसने उसे बेड पर लिटाया और ब्लैंकेट ओढ़ाकर कहा, टर्टल टेक सम रेस्ट, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी से सुकून छीनने वाला है। ये कहकर अब्रम ने उसके माथे पर किस किया और चला गया। वो टाइगर के साथ ऑफिस आ गया था। पहले जगवार भी उसके साथ ऑफिस जाया करता था, पर जब से नीति आई थी उसने जगवार को विला में ही रहने के लिए बोल दिया था। उसे नीति की सेफ्टी की परवाह रहती थी, इसलिए वे सबसे ज्यादा ट्रस्ट टाइगर, जगवार और पाइथन पर ही करता था। अब्रम ऑफिस में अपने केबिन में बैठा था कि तभी उसके केबिन के डोर पर किसी ने नॉक किया। अब्रम ने बिना डोर की तरफ देखे ही कम इन कह दिया। एक लड़का जिसकी उम्र यही कुछ 25 से 26 साल थी डोर ओपन कर उसके केबिन में आया और उसके सामने खड़ा होकर बोला, गुड मॉर्निंग बीस्ट। अब्रम को ऑफिस में सभी बीस्ट ही बुलाते थे, उसे कोई भी सर नहीं कहता था। अब्रम अपने सामने खड़े शख्स की आवाज़ को पहचानता था। वो उसका असिस्टेंट था जो उसके और टाइगर के अंडर काम करता था और उसका नाम हर्षद है। हर्षद ने अब्रम ने बिना हर्षद की तरफ देखे कहा, मुझे आज का शेड्यूल बताओ। हर्षद बिना एक सेकंड की देरी किए बोला, बीस्ट आफ्टर लंच आपकी एक मीटिंग द रॉयल होटल में मिस्टर कुमार के साथ। अब्रम ने लैपटॉप में देखते हुए ही कहा, ओके तुम मीटिंग की प्रिपरेशन करो, हम मीटिंग अटेंड करेंगे। हर्षद ने ओके बीस्ट कहा और उसके केबिन से चला गया। उसने बाहर आकर एक गहरी सांस ली। वो जब केबिन में गया था तो अब्रम के डर से वो अपनी सांस रोक कर खड़ा था। हर्षद को अब्रम से बहुत डर लगता था, इसलिए वो ज्यादातर सारे काम टाइगर के साथ ही करता था और टाइगर उसके लिए इन्फॉर्मेशन अब्रम को देता था। हर्षद ने अपने माथे पर छल के पसीने को साफ किया और अपना फोन निकालकर टाइगर को कॉल किया। दूसरी तरफ से टाइगर ने कॉल रिसीव करते हुए हेलो कहा तो हर्षद बेचारगी से बोला, सर कहाँ है आप? टाइगर ने कहा, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। ये सुनकर हर्षद ने फिर से अपने टोन में कहा, सर तो इसका मतलब मुझे बीस्ट के साथ अकेले ही मीटिंग में जाना होगा। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और जाने से पहले अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए वरना तुम जानते हो ना बीस्ट क्या करेंगे। इस बात पर हर्षद मुंह बनाकर बोला, इसी बात का तो डर है सर। उसकी बात सुनकर टाइगर फिर से हंसने लगा और उसे समझाते हुए बोला,
हर्षद, इतना डरो मत, तुम कर लोगे, मैं जानता हूँ। हर्षद बोला, पर मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा सर। टाइगर ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, ऑल ऑल द बेस्ट। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। टाइगर ऑफिस आने के कुछ देर बाद ही चला गया था, क्योंकि सबरम का दिया काम करना था। वो अभी एक कॉलेज के ग्राउंड में था और कॉलेज की बिल्डिंग को देख रहा था। वो यहाँ नीति का एडमिशन करवाने आया था। टाइगर ने फोन अपनी जेब में रखा और फिर आगे बढ़ गया। वो कॉलेज के डीन के ऑफिस की तरफ जा ही रहा था कि तभी एक लड़की उससे आकर टकरा गई। टाइगर से टकराते ही वो नीचे गिरने लगी। तभी उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया और वो लड़की उसके हाथ के सहारे लटके हुई झूल रही थी। गिरने के डर से उस लड़की की आंखें डर से भरी थी। जब उसने सामने देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें टाइगर की आंखों से जा मिली। वो कुछ सेकंड तक टाइगर को देखती ही रह गई। वहीं टाइगर भी उसे ही देख रहा था कि तभी उसने लड़की को ऊपर खींचा और उसके खड़े होते हुए बोला, मिस, ये कॉलेज है, आपका घर नहीं, जहाँ आप जैसे अपनी मर्जी से चले। उसकी बातें सुनकर लड़की को लगा कि वो एटीट्यूड दिखा रहा है और इसलिए उस लड़के ने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए और अपनी खूबसूरत आंखों से उसे घूरते हुए कहा, ओह हेलो मिस्टर, ये कॉलेज है, आपका ऑफिस नहीं, जो मुंह उठाकर इधर उधर घूम रहे हो। टाइगर अभी एक कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी वो उस लड़की की आवाज़ सुनकर रुक गया। उसने पलटकर लड़की को देखा। उस लड़के ने एक लॉन्ग घेरदार ब्लू कलर की स्कर्ट पहनी थी और ऊपर से येलो कलर टाइट फिटिंग स्लीवलेस टॉप पहना था। उसके दोनों हाथ कमर पर रखे हुए थे और उसके खूबसूरत काले लंबे बाल उसकी कमर पर बिखरे हुए थे। उसकी काली आंखें टाइगर को घूर रही थी। उसके अस्तित्व को अपनी आंखों से ही खंगाल कर टाइगर ने भी एटीट्यूड में कहा, तुम खुद मुझसे आकर टकराई हो, ना कि मैं तुमसे टकराया हूँ। ये सुनते ही उस लड़की का गुस्सा और बढ़ गया और फिर उसने टाइगर के ऊपर उंगली पॉइंट करते हुए कहा, हो कौन तुम मिस्टर, मेरे ही कॉलेज में आकर मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। टाइगर ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये कॉलेज तो तुम्हारे पिताजी का है ना, इसलिए यहाँ सिर्फ तुम्हारी चलती है। उसकी बात पूरी होते ही उस लड़की के हाथ में टाइगर की कॉलर थी। ये देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। आज तक किसी ने भी उसकी कॉलर इस तरह नहीं पकड़ी थी। उसने अपने सामने खड़ी लड़की को गुस्से में देखा और उसे घूरते हुए बोला, लड़की हो इसलिए अभी तक चुप हो, वरना जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हारे हाथों को तोड़ देता। ये सुनते ही उस लड़की की आंखें बड़ी हो गई और उसने टाइगर को देखते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। ये कहने के टाइगर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मिस वॉट एवर योर नाम, हिम्मत तो बहुत कुछ है करने की, अभी तुमने मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ है, पर जल्द ही देख लोगी। अगर तुमने मेरी कॉलर को अगले 10 मिनट में नहीं छोड़ा तो। टाइगर के लहजे में और उसके अंदाज में कुछ ऐसा था कि उस लड़की ने उसकी कॉलर को खुद ही छोड़ दिया। ये देखकर वो तिरछा मुस्कुराया और अपने कॉलर को सही करते हुए डीन के ऑफिस की तरफ चला गया। वो लड़की उसे जाते हुए देख रही थी। तभी वहाँ उसकी कुछ फ्रेंड्स आ गई और उसने लड़की से कहा, सोना कौन था वो। सोना उसी तरफ देखते हुए बोली, एक पागल कुत्ता था, फालतू में भौंक रहा था, इसलिए मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने उसे जाने दिया। उसकी बात सुनकर उसके फ्रेंड्स ग्रुप में से एक लड़की ने कहा, तूने उसे जाने दिया या उसने तुझे जाने दिया। सोना उसकी बात सुनकर हड़बड़ा गई और उसने अपनी नजर चुराते हुए कहा, कुछ भी बोलती है तू, तू क्या मुझे जानती नहीं, मैं सोना हूँ। सोना जब मेरे सामने सुमित और उसकी गैंग की नहीं चलेगी तो फिर इस पागल आदमी की क्या ही चलेगी। ये बोल उसने एक एटीट्यूड लुक सभी को दिया और फिर पैर पटकते हुए चली गई। वहीं जब टाइगर डीन के ऑफिस में पहुंचा तो डीन उसे देखते ही खड़े हो गए और रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने टाइगर को ग्रीट किया। टाइगर उनके सामने पड़ी चेयर पर बैठ गया और उसने डीन को देखते हुए कहा, आप जानते हैं ना मैं यहाँ क्यों आया हूँ। डीन ने हिचकिचाहट के साथ कहा, देखे, मैं कॉलेज के रूल नहीं तोड़ सकता, सेमेस्टर के बीच में किसी को भी एडमिशन नहीं दे सकता, ये कॉलेज के रूल के खिलाफ है और ऊपर से पेपर्स भी पूरे नहीं है। डीन अभी बोल ही रहा था तभी टाइगर ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, मिस्टर शुभम आलूवालिया, यही नाम है ना आपका, क्या आप जानते हैं मैं यहाँ किसके एडमिशन के लिए आया हूँ। मिस्टर आलूवालिया ने कहा, हाँ, आपने बताया था वो आपकी कजिन है। टाइगर तिरछा मुस्कुराते बोला, फॉल्स, और फिर अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोला, वो हमारी क्वीन है, बीस्ट की वाइफ। बीस्ट चाहते हैं क्वीन अपनी स्टडी आपके कॉलेज से कंप्लीट करे। आलूवालिया ये सुनते ही डर गया। उसकी आंखों में अबरम का खौफ दिखने लगा और तभी उसने जल्दी से कहा, यह बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, जिनकी वजह से ये कॉलेज चलता है, भला उनकी वाइफ, सॉरी क्वीन को यहाँ एडमिशन क्यों नहीं मिलेगा। मैं पेपर्स रेडी करता हूँ, उसका जब मन करे वो जब तब से ही कॉलेज ज्वाइन कर सकती है। टाइगर ने उसे देखते हुए फिर कहा, एक इम्पोर्टेंट बात, केविन की आइडेंटिटी आपको हाइड रखनी होगी, किसी को भी ये ना पता चले कि वो कौन है। आप समझ गए मिस्टर आलूवालिया। डीन ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, यस मिस्टर टाइगर। वहीं दूसरी तरफ अबरम हर्षद के साथ मीटिंग करने द रॉयल होटल गया हुआ था और वे एक वीआईपी रूम में मिस्टर कुमार के साथ बैठा हुआ था। वे लोग एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहे थे। हर्षद अबरम के साथ बगल खड़ा था। तभी उसके इशारे पर हर्षद ने फाइल खोलकर मिस्टर कुमार के सामने रख दी और उसे समझाने लगा। फिर मिस्टर कुमार ने खुद ही फाइल बंद करते हुए अबरम से कहा, मिस्टर चौहान, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, मुझे आपके साथ काम करके खुशी मिलेगी, बस आप बता दीजिए हम कब से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। अबरम ने 2 वर्ड में आंसर किया, नेक्स्ट मंथ। मिस्टर कुमार ने मुस्कुराते हुए ओके कहा। जहां मिस्टर कुमार के होठों पर मुस्कुराहट थे वहीं अबरम अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बैठा था। तभी मिस्टर कुमार की नज़र उसके नेक पर गई और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। फिर उसने अबरम को देखते हुए आगे कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर मेरिट लाइफ। वेल, इसकी ज़रूरत तो नहीं थी आपको, क्योंकि आपकी मेरिट लाइफ कितनी अच्छी है।
ये डिस्प्ले हो रहा है। आई होप आगे भी आपकी मैरिड लाइफ इतनी ही फुल ऑफ लव रहे। अब्राहम को उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था, तो वहीं हर्षद मिस्टर कुमार की नज़रों का पीछा करने लगा और फिर अब्राहम के नेक पर उस निशान की हल्की झलक देखकर वो चौंक गया और अपनी नज़रें फेर कर खुद से ही मन में बोला, क्या बिष्ट को पता है मिस्टर कुमार उस बारे में बात कर रहे हैं। वहीं अब मिस्टर कुमार के जाने के बाद वॉशरूम में चला गया और मिरर में खुद को देखने लगा। उसने मिस्टर कुमार की नज़रों को ऑब्जर्व किया था कि वो उसे कैसे देख रहा है और तभी उसे अपनी नेक पर बना निशान दिखा। इसमें कोई शक नहीं था कि उसे समझ आ गया था कि उसे ये निशान देने वाली कौन है और तभी उसने अपनी पुट्ठी कसकर बंद कर ली और मिरर में अपने एक्स को देखते हुए बोला, टर्टल आई विल नॉट लीव यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की, और तुमने मुझे काटा तब मुझे पता क्यों नहीं चला। बोलते हुए अब्राहम उस लम्हे को याद करने की कोशिश कर रहा था जब नीति ने उसे बाइट किया था, पर बहुत याद करने के बाद भी उस वे लम्हा याद नहीं आया। तो फ्रस्ट्रेट होकर अब्राहम ने मिरर में दिख रहे अपने एक्स को देखते हुए कहा, अब मैं तुमसे ही पूछूंगा, अब तुम ही मुझे बताओगी। वहीं दूसरी तरफ अतीश खन्ना के ऑफिस में अतीश ने अपने सामने खड़े समर्थ को खूब सुनाया था, क्योंकि उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी पर उसकी सारी बातें धरी की धरी रह गई थी। वो एक भी काम को पूरा नहीं कर पाया था, ना वो अब्राहम को रास्ते में मरवा पाया, ना वो गाँव में मरवा पाया। अतीश भी अपने इन्हीं सवालों का जवाब समर्थ से मांग रहा था। समर्थ जो इतनी देर से चुपचाप उसकी बात सुन रहा था, वो उसकी बात के पूरा होते ही बोला, सर बीस्ट कौन है ये हम दोनों ही अच्छे से जानते हैं। बीस्ट को बीस्ट ऐसे ही नहीं कहा जाता, वो सचमुच का बीस्ट है भी। उसकी क्रूरता को तो हम दोनों ने ही अपनी आंखों से देखा है। जब वो अपने दुश्मनों को मारने पर उतारू होता है तो वो एक जानवर बन जाता है। शायद इतनी बुरी तरह से तो नर्क के लोग भी तड़पते नहीं होंगे जितना वो बीस्ट किसी को तड़पा कर मारता है। समर जो अभी भी बोल ही रहा था, वहीं उसकी बात सुनकर अतीश का दिमाग खराब हो गया था। उसने गुस्से से बीच में ही समर्थ को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और फिर चिल्लाते हुए बोला, मैं यहाँ उसकी तारीफों और बहादुरी के किस्से सुनने नहीं बैठा हूँ। मुझे जवाब चाहिए, कब और कितना समय चाहिए तुझे उसे नुकसान पहुँचाने के लिए। हाँ बोल, क्या कहा था तूने? ठाकुर उसे नहीं छोड़ेगा। अब देख, उसने ठाकुर को नहीं छोड़ा और जला आया उसकी लंका। इस बात पर समर्थ अपना गाल पकड़े आंखें नीचे किए सर झुकाए खड़ा हुए खामोश खड़ा था। वहीं अतीश ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, मुझ तुझे जो करना था तूने कर लिया, तुझसे कुछ नहीं होगा। अब जो करना है वो मैं ही करूँगा। जा दफा हो, मुझे अकेले रहना है। अतीश पहले से 2-3 ड्रिंक के शॉट लेकर बैठा था और नशे में बोल रहा था। समर्थ ने उसके केबिन से जाते ही अतीश ने पूरी बोतल अपने मुंह से लगा डाली और पीने लगा। वहीं समर्थ ने केबिन से निकलकर जोर से एक लात काउंटर पर मारी और खुद से बोला, बेला ये तेरी वजह से हो रहा है। बीस्ट को गाँव ले जाकर कितनी आसानी से तूने ठाकुर को खत्म करवा दिया। तेरा साथ तो बीस्ट कमजोर की जगह उसे और ताकतवर बना रहा है, पर एक दिन बेला, एक दिन वही बीस्ट तुझे अपनी जिंदगी से धक्के मार कर निकालेगा और वो दिन मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। वहीं केबिन के अंदर अतीश ने बोतल टेबल पर रखी और अपना फ़ोन निकाल कर उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर मोम नाम पर टच किया। अब कॉल लगते ही उसने फ़ोन कान पर रख लिया और फिर कॉल रिसीव होते ही वो बोला, आई मिस यू मॉम, आई मिस यू सो मच। मुझे आपसे मिलना है मॉम, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप प्लीज़ मुझ पर से ये सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए ताकि मैं उस पीस्ट नहीं उस अब्राहम सिंह चौहान को मार सकूँ। दूसरी तरफ से अतीश की मॉम ने कुछ कहा तो उनकी बात का जवाब देते हुए बोला, नो मॉम, मैं वेट करूँगा, जैसा आप कहेगी वैसा ही होगा। मैं आपका अच्छा बेटा हूँ, इसलिए मैं आपकी सारी बात मानूंगा। अतीश अपनी मोम से बात करते हुए कभी तो छोटा बच्चा लग रहा था तो कभी बड़ा बन जाता था। वहीं उधर वेस्ट विला में नींद एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए उठी। वो पूरे 6 घंटे बाद उठ रही थी। जब उसकी नींद भी पूरी हो गई थी और उसकी थकान भी दूर हो गई थी, वो फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर आई तो उसे कोई नहीं दिखा। किसी को ना देखकर वो खुद से बोली, कमाल है, कहाँ चले गए सब के सब, ना आस्था वहाँ दिख रही है ना कोई और। फिर चलते हुए नीति बाहर आ गई तो उसे गार्ड से बात करता हुआ जैकवार दिखा। उसे देखकर नीति इसके पास चली गई और उसे इंटरप्ट करते हुए बीच में बोली, भाई सब कहाँ हैं? आस्था माँ भी कहीं नहीं दिख रही है। जैकवार उसे मुस्कुराकर देखते हुए बोला, क्वीन, टाइगर एक इंपॉर्टेंट काम से बाहर गया है और बीस्ट और पाइथन ऑफिस गए हैं, ये तो आप जानती ही है, और आस्था आंटी आज छुट्टी पर है। नीति उसे बीच में रोकते हुए वो जल्दी से बोली, क्या वो ठीक है? माँ को क्या हुआ है? जैकवार मुस्कुराते हुए फिर बोला, रिलैक्स क्वीन, रिलैक्स, आंटी को कुछ नहीं हुआ है, बस उनका थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो गया इसलिए वे रेस्ट कर रही है। ये सुनकर नीति को थोड़ा रिलीफ मिला और उसने गहरी सांस ली। फिर उसे देखते हुए जैकवार ने पूछा कि ऐसे वैसे क्वीन आप सबके बारे में पूछ क्यों रही थी? नीति वहीं पड़ी बेंच पर बैठ गई और पौधों को देखते हुए बोली, अकेले अच्छा नहीं लग रहा था। जैकवार उसकी बात को समझ रहा था। इस पूरे घर में कुछ सर्वेंट के अलावा वो अकेली ही थी, जो उसे अच्छा कैसे लगता। यही सोचकर जैकवार नीति का मूड ठीक करने के लिए उससे बातें करने लगा। नीति भी उससे खुलकर बात कर रही थी। अब उसे काफी अच्छा लग रहा था। फिर उसने बातों बातों में ही उससे पूछा, भाई ऐसे इंसान को क्या कहेंगे जिसमें अच्छाई भी हो और बुराई भी हो, जो थोड़ा घमंडी भी हो पर दयालु भी हो, जो सजा देता हो और परवाह भी करता हो, जो दिल का बुरा भी हो पर उसमें अच्छाइयाँ भी हो, जो बर्ताव एक जानवर जैसा करता हो पर थोड़ा बहुत इंसान भी हो। नीति डिस्क्रिप्शन देने में बिजी थी। वहीं जैकवार उसकी बातें मुस्कुराते हुए सुन रहा था। उसे पता चल गया था नीति किसके बारे में बात कर रही थी। फिर नीति ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, बताइए ना भाई, ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? उसके पूछने पर जैकवार ने अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डालते हुए कहा, हम तो ऐसे इंसान को बीस्ट कहते हैं। आप देख लो क्वीन, आप क्या कहेंगी?
उन्हें उसकी बात सुनते ही नीति की पलकें शर्म से झुक गई। उसने अपनी दोनों आंखें कसकर भींच ली और हाथों को आपस में रगड़ने लगी। जैगवार उसे इस तरह शर्माते देखकर मुस्कुरा रहा था। वही नीति अभी भी उससे नजर चुरा रही थी। फिर जैगवार ने उसे समझाते हुए कहा कि वीन, आप हम सब जानते हैं बीच ने आपको बहुत परेशान किया है। वो आपको पनिश करते रहते हैं, आप पर गुस्सा करते हैं, पर किवीन एक बार आप बीस्ट को समझने की कोशिश करना। वो जितने क्रूर है आप अपनों के लिए अंदर से उतने ही सॉफ्ट भी हैं। जब एक बार उन्हें आप सही से जान जाओगे ना, तब आपको खुद ही बीस्ट अच्छे लगने लगेंगे। इस बात पर उसे बीच में रोकते हुए नीति ने कहा, वो और हमें अच्छे लगेंगे कभी नहीं। वो हमें कभी अच्छे नहीं लग सकते। वो एक जानवर है। जानवर जैगवार उसकी बात पर बोला, हमारे बीच जानवर है। पर वो इसके आगे कुछ कहता कि उससे पहले नीति बोली, बस रहने दीजिए भाई, हमें और नहीं सुनना। आप तो उनकी तारीफ ही करेंगे, आप कभी थोड़ी ना उनके बारे में कुछ गलत कहेंगे, क्योंकि वो तो आपके बीस्ट है, आपके बोसे कहकर उसने मुंह बना लिया और फिर से पौधों को देखने लगी थी। तभी उसकी नजर एक पौधे पर गई जो मुरझाया हुआ था। ये देखकर नीति उठी और पौधे के पास चली गई। फिर पौधे के पास बैठकर उसने कहा, भाई क्या हमें कुछ चीजें मिलेगी? जैगवार समझ गया उसे क्या चाहिए, इसलिए उसने खुद गार्डन का सारा सामान लाकर नीति के सामने रख दिया और उससे कहा कि वीन, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, ये सर्वेंट्स कर देंगे। नीति ने पौधे के डैमेज पत्तों को काटते हुए कहा, नहीं हम खाली बैठे हैं तो इसे हम ही कर देते हैं। फिर जगवा भी उसके पास बैठ गया और उसकी हेल्प करने लगा। नीति ने कुछ ही देर में पौधों को सही कर दिया था और फिर उसमें पानी डालते हुए वे जगवार से बोली, अब देखना भैया, इस पौधे कुछ ही दिनों में फूल आएंगे। जगवार मुस्कुरा दिया और फिर दोनों मिलकर बाकी के और पौधों को सही करने लगे और साथ ही वो लोग बातें भी कर रहे थे। तभी अपनी कार से निकलकर तेजी से अंदर जाने लगा, पर लास्ट टाइम की तरह इस बार भी नीति की हंसी ने उसका रास्ता रोक लिया। अब्राहम की नज़रें उसे ढूंढने लगी, पर वो उसे कहीं नहीं दिख रही थी। वो थोड़ा आगे बढ़ा और पौधों के पास चला गया तो उसे नीति और जैगवार दोनों ही दिखे। दोनों पौधों को सही करते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे और नीति बीच बीच में हंस भी रही थी। ये देखकर अब्राहम गुस्से से भर गया। उसे सुबह का नीति का डरा हुआ चेहरा याद आ गया। वो कैसे डरी सहमी उसकी बाहों में सिमटी पड़ी थी और अभी वो जैगवार से कितना हंसकर और खुलकर बात कर रही थी। अब्राहम उसे देखते हुए मन में बोला, टर्टन तुम मुझसे डरती हो और सभी से इतना खुलकर बात करती हो क्यों? क्या मेरे सिर पर 2 सींग निकले हुए हैं? क्या मैं इंसानों की तरह नहीं दिखता? क्या मैं तुम्हें भूत लगता हूँ? खुद से ही बात करते हुए नीति को देखते हुए उसके पास जा रहा था। फिर वो उन दोनों के पास जाकर उनके पीछे खड़ा हो गया और दोनों की बातें सुनने लगा। उनकी बातें सुनकर वो मन में बोला, रबिश कितनी बकवास करते हैं दोनों। फिर अपनी कड़क आवाज में वो दोनों से बोला, गुड, तुम दोनों अच्छा काम कर रहे हो, तो क्यों ना मैं कुछ लोगों को काम से निकाल दूं और उनकी जगह तुम दोनों को काम पर लगा दो। उसकी बात सुनकर दोनों ही चौंक गए और पलटकर अब्राहम को देखने लगे। वहीं उसकी आंखें अभी भी दोनों को घूर रही थी और उसने दोनों को घूरते हुए आगे कहा, आज से तुम दोनों पूरा गार्डन का ख्याल रखोगे। मेरा एक भी प्लांट खराब नहीं होना चाहिए, वरना तुम दोनों को ही सजा मिलेगी। ये सुनते ही दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अब्राहम ने दोनों के चेहरे के उड़े रंग को देखकर कहा, देख क्या रहे हो? अगर रात में डिनर करना है तो अभी काम करो। उसने बात नहीं कही थी, आदेश दिया था जिसे नीति और जैगवार दोनों को ही मानना था। उसकी बात सुनकर दोनों ने सिर झुका लिया। अब्राहम को उन पर कोई तरस नहीं आया और उसने दोनों को देखते हुए फिर कहा, तुम्हारे पास 1 घंटा है, मुझे गार्डन का नॉर्थ एरिया क्लियर चाहिए। अगर एक भी कचरा गार्डन में मिला या एक भी प्लांट खराब मिला तो सजा मिलेगी। उसकी बात सुनते ही दोनों डर गए। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। अब्राहम ने अपने वॉच में देखते हुए कहा, योर टाइम स्टार्ट नाउ, मैं थोड़ी देर में आकर चेक करूंगा। ये बोलकर अब्राहम अंदर चला गया। वहीं दोनों से जाते हुए देख रहे थे। उसके जाने के बाद नीति ने जैगवार को देखा और मुंह बनाकर बोली, क्या कहा था आपने? आपके बीस्ट अच्छे हैं। वो अच्छे नहीं, बहुत बुरे हैं। अब 1 घंटे में हम कैसे गार्डन साफ करेंगे? उसकी बात पर जैगवार कुछ बोलने को हुआ तो नीति उससे पहले ही बोली, रहने दीजिए, आप कुछ मत कहिए। आप कुछ भी बोलेंगे तो उसमें उनकी तारीफ ही होगी। हमें उस बागड़ बिल्ले की बेफजूल की तारीफें नहीं सुननी। जो बात पर एक ही बात कहते हैं, गलती की तो सजा मिलेगी, ये क्या तो सजा मिलेगी, वे क्या तो सजा मिलेगी। हद हो गई, जैसे सजा ना हो मंदिर का प्रसाद हो। उसकी बात पर जैगवार खिलखिलाकर हंस पड़ा तो वही नीति उसे घूरते हुए बोली, आप शायद भूल रहे हैं भैया, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। उसके बाद अगर काम नहीं हुआ तो बागड़ बिल्ले हमें अपने इशारों पर नचाएंगे। यू आर राइट कबीर, हमें काम करना चाहिए। ये बोलकर फिर दोनों ही गार्डन के साफ सफाई करने में लग गए। नीति खराब पौधों को सही कर रही थी तो वहीं जैगवार गार्डन को साफ करने में लग गया था। उधर अब्राहम रूम में शावर लेकर मिरर के सामने खड़ा था। उसकी मुस्कुलर बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। नीति के दांतों का निशान अब और गहरा हो गया था। अब्राहम उस निशान को देखकर तिरछा मुस्कुराया और बोला, टर्टर तुम गलती करोगी तो सजा मिलेगी। फिर वो अपनी टी शर्ट पहनकर बाहर चला गया। जब वे गार्डन में आया तो उसके हाथ में कॉफी का मग था और वह कॉफी की सिप लेते हुए दोनों को देख रहा था, जो जितनी कितनी मेहनत से अपना काम कर रहे थे। काम करते हुए जैगवार के पसीने छूट गए थे तो वहीं नीति की साड़ी मिट्टी में खराब हो गई थी। उसकी साड़ी पर जगह जगह मिट्टी लगी थी। उसके लंबे बाल जो उसकी कमर पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर आने की वजह से वो बार बार अपने एक हाथ से अपने बालों को पीछे कर रही थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर कहीं कहीं पर मिट्टी लग गई थी। नीति के गोरे रंग पर लगी मिट्टी चांद में दाग जैसी लग रही थी। इतने गंदे होने के बावजूद भी उसकी खूबसूरती में इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा था। वहीं अब्राहम उसे देखते हुए उसमें ही खो गया था नीति के साथ कि उसे हर बार ही अपनी ओर
आकर्षित कर लेती थी। जब अब्रम के होठों पर गर्म कॉफ़ी की जलन महसूस हुई तो वो अपने सेंस में आया और जल्दी से अपनी कॉफ़ी के मग को दूर किया और नीति को देखते हुए बोला, वही वही क्यों मैं क्यों उसे देखने में खो जाता हूँ, क्या वो मुझे इतना इफेक्ट करती है? नो, अब्रम सिंह चौहान को कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, टर्टल तो बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने अपनी रिस्ट वॉच देखी और टाइम देखकर तेज आवाज में बोला, स्टॉप, योर टाइम इज ओवर नाउ। उसकी बात सुनकर दोनों ही चौंक कर उसे देखने लगे और उसकी पूरी बात सुनकर दोनों का ही मुंह बन गया था। निधि धीमी आवाज में जगवार से बोली, भैया अब क्या होगा? जगवार भी धीरे से बोला, क्वीन मैं क्या बताऊं, मुझे खुद नहीं पता। निधि झुकी पलकों से चोरी चोरी अब्रम को देखते हुए बोली, मुझे पता है, अब हमें फिर सजा मिलेगी। वे दोनों ही किसी मुजरिम की तरह सिर झुकाई अब्रम के सामने आकर खड़े हो गए। अब्रम ने अपने दोनों हाथ जेब में डाले और दोनों को देखते हुए बोला, मेरे दिए टाइम पर तुम दोनों ने ही अपना काम पूरा नहीं किया तो अब तुम दोनों को सजा मिलेगी। ये सुनते ही नीति ने तिरछी नजरों से जगवार को देखा, जैसे कह रही हो मैंने कहा था ना सजा मिलेगी। जगवार ने भी सिर हिला दिया और अब्रम की पनिशमेंट का वेट करने लगा। वहीं अब्रम ने दोनों को देखते हुए आगे कहा, अप एंड डाउन 100 टाइम्स। इस बात पर जगवार उससे बोला, बीस्ट मैं तो कर लूंगा, पर क्वीन। इससे आगे वो एक शब्द नहीं बोल पाया। अब्रम की घूरती नजरों ने उसे खामोश कर दिया था। जगवार तुरंत ही अपने कान पकड़कर अप एंड डाउन करने लगा, पर नीति अभी भी खड़ी सोच रही थी। पर जैसे ही अब्रम से उसकी नजरें मिली उसका गला सूख गया और उसने भी जल्दी से अपने छोटे छोटे कानों को पकड़ लिया और अब डाउन करने लगी। कुछ ही मिनटों बाद नीति को ऐसा फील हुआ जैसे उसकी कमर टूट गई हो, पर अब्रम के डर से अब्रम के डर ने उसे 2 सेकंड भी रुकने नहीं दिया। तभी वहां टाइगर आ गया और पाइथन को वीडियो बनाते देखकर टाइगर उससे बोला, ये क्या कर रहा है तू? पाइथन हंसते हुए बोला, आप जरा सामने देखिए। उसके कहने पर टाइगर ने सामने देखा तो पहले तो चौंक गया, पर अगले ही पल उसकी भी हंसी छूट गई और उसने पाइथन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इन्हें किस बात की सजा मिल रही है? उसके पूछने पर पाइथन ने उसे सारी बात बताई तो टाइगर खिलखिलाकर हंस पड़ा, पर जल्दी ही उसने अपनी आवाज को अपने मुंह में ही दबा लिया और धीमी आवाज में उससे बोला, ये किसी का काम का नहीं है, बस नाम का ही जगवार है। इस गधे की वजह बेचारी क्वीन खामखा ही बीस्ट का शिकार बन जाती है। पाइथन भी उसका साथ देते हुए बोला, मुझे भी क्वीन के लिए बुरा लग रहा है, पर इस जगवार के साथ तो यही सब होना चाहिए। साले ने मुझे गाँव में पिशाचने के नाम से बहुत डराया था। उसकी हंसी ने जगवार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और वे दोनों को ही तिरछी नजरों से घूरते हुए मन में बोला, सालों हंस लो, एक दिन मैं भी तुम दोनों पर ऐसे ही हंसूंगा। वहीं अब्रम की नजर नीति को ही देख रही थी। उसकी थकावट और पसीने से भीगा उसका चेहरा अब देखकर अब्रम ने खुद से कहा, मुझे लगा टर्टल को पनिश करके मुझे खुशी मिलेगी, पर मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। उसके इस सवाल का जवाब फिलहाल के लिए उसके पास नहीं था, और अगर था भी तो वो उसके इस जवाब को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। अब्रम ने एक बार फिर अपनी कर्कश आवाज में कहा, स्टॉप एंड गो नाउ। जगवार ने गहरी सांस ली और अब्रम को थैंक्स नजरों से देखकर वो बिना कुछ बोले चला गया। नहीं, अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर हाँफ रही थी। फिर उसने अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछा और अब्रम को मन ही मन कोसते हुए जाने लगी, खड़ूस आदमी, ये आदमी नहीं मदारी है जो हर किसी को अपने इशारों पर नचाते हैं। हमें तो अब तक लगता था भोला का बेल ही पागल और जिद्दी है, पर इनके आगे तो वो भोला का बेल भी शरीफ है। नीति खुद में बड़बड़ाते हुए अभी 2 कदम चली ही थी कि तभी अब्रम की आवाज सुनकर रुक गई। तुम कहाँ जा रही हो टर्टल? मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। अब इस बागड़ बिल्ले को हमसे क्या चाहिए? इसने क्यों हमें रोक लिया? खुद से ही बोलते हुए पीछे मुड़ी और मुंह बनाकर उसे देखने लगी। तभी अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें घर में ऐसे ही जाने दूंगा? खुद को देखो टर्टल, तुम कितनी गंदी लग रही हो। पहले अपने आप को क्लीन करो फिर अंदर जान आना। अब्रम की पूरी बात को इग्नोर कर नीति का ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि उसने अभी उसे गंदी कहा। नीति ने लजबाते हुए उसे घूरा और फिर खुद को देखा तो सच में वे बहुत गंदी हो गई थी। फिर वो खुद को देखते हुए बोली, बागड़ बिल्ला सच ही तो कह रहा है, हम गंदे तो हो गए हैं, इस हालत में अंदर गए तो पूरा घर गंदा हो जाएगा। पर अब हम क्या करें? जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अब्रम से तेज आवाज में पूछा, मेहरबानी करके अब ये भी बता दे हम खुद को साफ कैसे करें? अब्रम ने उसकी बात पर सिर हिलाते हुए खुद से कहा, तुम सच में टर्टल हो? फिर वो नीति को घूरते हुए गार्डन में ले गया और पाइप से उस पर पानी की बौछार करने लगा। वो उसकी सटेक के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अचानक पानी पड़ने से वो डर गई थी, पर जल्द ही उसका डर खत्म हो गया और वो अब्रम के पानी के वार से बचने की कोशिश करने लगे। वहीं अब्रम के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। उसे नीति के इस तरह तंग करके मजा आ रहा था। जब उसने देखा कि नीति अब क्लीन हो गई है तो उसने पाइप फेंक दिया। वहीं नीति गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। भीगने की वजह से उसकी साड़ी उसके सिर से चिपक गई थी। अब्रम ने जैसे ही पाइप फेंक कर उसकी तरफ देखा तो एक बार फिर उसकी नजर नीति पर ठहर गई और उसे देखकर उसमें ही खो गया। पानी से धुलकर उसकी त्वचा और भी ज्यादा निखर गई थी। उसके संगमरमर जैसे गोरे बदन पर पानी की बूंदें रात के अंधेरे में समुद्र की सतह पर पड़ती चांद की काया जैसी चमक रही थी। उसकी कमर पर ठहरी पानी की बूंद सेब के मोती की तरह लग रही थी। अब्रम उसे देखते हुए उसके पास आ गया और उस मोती जैसी बूंद को अपनी उंगली पर लेकर उससे मुस्कुराते हुए देखने लगा। तभी उसके अंतरात्मा ने उससे कुछ कहा, क्या सोच रहा है? ये समुद्र का वह मोती है जिसे पाने के लिए जाने कितने ही गोताखोर समुद्र की खाक तक छान लेते हैं, पर फिर भी उन्हें वह मोती नहीं मिलता जो तुझे किस्मत से मिला है। इस मोती को संभाल कर रख, अब तुझे इसकी आदत हो गई है, ये तुझसे दूर हुई तो कहीं तेरी सांसें ही ना रुक जाए, इसलिए इसे छुपा कर रख।
उस जगह जहाँ पहुँचने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। अब्रम का ध्यान नीति की आवाज़ सुनकर टूटा जब उसने उसे घूरते हुए कहा, अब तो हम साफ हो गए हैं ना, क्या अब हम जा सकते हैं? अब्रम अपने ख्यालों से बाहर आते हुए उसे देखने लगा। उसके खूबसूरत चेहरे पर पानी की बूंदों के साथ साथ गुस्सा भी झलक रहा था। ठंड से कपकपाते होठ अंदर ही अंदर शिकायत कर रहे थे। आंखों में नाराजगी से उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर बिखरा ये तीखापन ना जाने क्यों अब्रम को इतना भा रहा था कि वो उससे अपनी नजर चाहकर भी नहीं हटा पा रहा था। नीति के सवालों का उसने कोई जवाब नहीं दिया और झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अचानक खुद को उसकी बाहों में महसूस कर वह भी हैरान रह गई और अपनी गोल आंखों को बढ़ाकर उसे हैरान नजर से देखने लगी। तभी अब्दुल ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो टर्टल? क्या मैंने तुम्हें पहली बार ऐसे उठाया है? ये सुनते ही उसने उसने नजर फेर ली और एक बार फिर अब्रम के होठों पर मुस्कान आ गई। वो नीति को लेकर अंदर चला गया। उसके हाथ अब्रम की गर्दन पर बंधे थे और उसकी पलकें झुकी हुई थी। कमरे में आकर अब्रम ने उसे बेड पर बिठाया और उठकर जाने लगा, पर तभी नीति की काली जुल्फों ने उसे अपने अंदर कैद कर लिया। नीति के बाल अब्रम की शर्ट के बटन में उलझ गए थे। जब वो उठने लगा तो नीति के मुंह से आह निकल गई और अब्रम वापस से उसके सामने बैठ गया। उसने 2 उंगली अपने माथे पर रखी और अपना माथा सहलाकर बोला, टर्टल तुम कितनी केयरलेस हो। जब तुम अपने बालों का ख्याल नहीं रख सकती तो इन्हें काट क्यों नहीं देती? उसकी बात सुनते ही नीति को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन काटने की बात कह दी हो और तभी वो तेज आवाज में बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप हमारे बालों को काटने के लिए बोल भी कैसे सकते हैं? और हम मरना पसंद करेंगे पर अपने बाल नहीं कटवाएंगे, समझे आप? उसकी टोन ऑर्डर से भरी थी। वहीं उसकी बात सुनकर अब्रम की भौहें तन गई थी। हाउ डेयर यू टर्टल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अब्रम की ठंडी आवाज ने एक बार फिर नीति के अंदर अपना डर भर दिया और वो थोड़ा नरमी से बोली, प्लीज हमारे बालों को मत काटे, हम अपने बालों से बहुत प्यार है। अब्रम उसकी बात पर उसे ऐसे देख रहा था मानो उसकी नजर में सबसे बड़ी बेवकूफ हो। ऐसी सिचुएशन में भी उसे अपने बालों की पड़ी थी और तभी अब्रम उसकी इच्छा का मान रखते हुए अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। उसने जैसे ही बटन खोला नीति के उलझे बाल उसकी कैद से आजाद हो गए। उसने गहरी सांस ली और अब्रम की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स। इसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। अब्रम उसके सामने उसके इतने करीब शर्टलेस होकर बैठा था और उसे ही अपनी काली आंखों से घूर रहा था। नीति ने सूखा घूंट अपने गले से नीचे उतारा और थोड़ा पीछे होकर बैठ गई। वहीं उसे खुद से डरते देखकर अब्रम मंद मंद मुस्कुराया और उसके ऊपर झुकने लगा। नीति ने अपना चेहरा घुमाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? वहीं जो कल तुमने मेरे साथ किया था। अब्रम उस पर झुकते हुए बोला। वहीं नीति उसकी बात सुनकर चौंक गई और उसकी आंखों में देखने लगी तो अब्रम ने भी उसकी हैरान नजरों का सामना करते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरा प्यार चाहिए तो तुम मुझसे कह सकती हो टर्टल। नीति उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें जाने दीजिए। बोलते हुए जाने लगी पर तभी अब्रम ने अपने दोनों हाथ बेड के क्राउन पर टिका दिए और नीति को अपने घेरे में ले लिया। वो उसके डर से खुद में ही सिमट गई। ये देखकर अब्रम ने उसके कान के पास कहा, टर्टल तुम्हारी ये अदा भी कमाल की है, खुद ही बुलाना और फिर खुद ही ऐसे रिएक्ट करना जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं। उसकी गर्म सांसें नीति के कान से होते हुए उसके दिल में हलचल कर रही थी। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसने अब्रम के होठों की मौजूदगी को अपने चेहरे पर महसूस किया तो उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसके लबों का हिलना और बढ़ गया। तभी एक बार फिर उसे अब्रम की ठंडी आवाज, उसकी गर्म सांसें दोनों ही उसे अपने कानों में महसूस हुई। अपनी आंखें खोलो टर्टल। नीति ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, हाँ नहीं, हम नहीं खोलेंगे। अब्रम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, नहीं खोलोगी तो सजा मिलेगी। सुनते ही नीति ने जल्दी से अपनी आंखें खोली तो उसने अब्रम के चेहरे को एकदम अपने सामने पाया। अब्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए ही उसका एक हाथ अपने हाथों में लिया और फिर उसके हाथ अपनी नेक पर उसी जगह रखते हुए बोला, मुझे ये बताओ ये तुमने कब किया? बता दिया तो सजा मिलेगी। ये सोचकर नीति ने झूठ बोलना चाहा ही था कि तभी अब्रम ने उसके इरादों पर पानी फेरते हुए कहा, अब ये मत कहना ये तुमने नहीं किया। तुम पहली और आखिरी ऐसी लड़की हो जिसके साथ मैं कमरे में रहता हूँ। ये सुनकर नीति ने एक बार फिर अपने गले से डर का सूखा घूंट नीचे उतारा और अटकते हुए उसे बताने लगी। उसकी पूरी बात सुनकर अब्रम ने अपना माथा उसके माथे से जोड़ दिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर कर कहा, मैं कुछ भी उधार नहीं रखता टर्टल और रिटर्न में हमेशा एक्स्ट्रा देता हूँ। नीति को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी पर वो उसके करीब आने से खुद में सिमटने लगी थी। अब्रम उसके कांपते शरीर को महसूस कर पा रहा था। नीति की नजरें भले ही झुकी थी पर अब्रम की आंखें उसे ही देख रही थी। उसके हाथ पहले से और ज्यादा कांपने लगे थे। अब्रम की नजर उसके कांपते होठों पर थी। वो उसके कंपन को शांत कर उसके डर को खत्म करना चाहता था पर नीति का इस तरह उससे डरना उससे आगे बढ़ने से रोक रहा था। उस पल में न जाने अब्रम को क्या हुआ कि उसने नीति के माथे पर अपने लबों को टिका दिया। नीति की कैसी मुट्ठी अब्रम के अपने माथे पर महसूस अब धीरे धीरे ढीले होने लगी थी। जब उसकी धड़कनों की रफ्तार में संयम आया तो अब्रम ने आगे बढ़कर नीति और खुद के बीच के फासले को खत्म कर दिया। नीति की धड़कनें जो कुछ सेकंड पहले नॉर्मल हुई थी वो अचानक से अब्रम की छून को महसूस कर फिर से तेज हो गई थी। उसकी ढीली मुट्ठी फिर से कस गई पर उसी पल अब्रम ने उसकी बंद मुट्ठी को खोल लिया और उसके छोड़
छोटे छोटे हाथों को खुद के हाथों में उलझा दिया। उसका भारी वजूद अब नीति के नाजुक वजूद पर हावी हो गया। इसका उसे एहसास तक ना हुआ, वो उसमें ही खोया हुआ आगे बढ़ रहा था और नीति को अपने लोगों के एहसास से रूबरू करवा रहा था। अभी उसने नीति की सुराही जैसी गर्दन में अपना चेहरा छुपाया ही था कि तभी उसका फोन रिंग होने लगा। इस पल में अब्राहम को किसी के डिस्टर्बेंस की उम्मीद नहीं थी, इसलिए फोन की रिंग सुनकर उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में नीति के हाथ को जोर से दबा दिया। तो दर्द की वजह से उसके मुंह से दबी दबी आवाज में सिसकी निकली और आंखें सैलाब में से डबडबाई। उसकी आंखों में आया सैलाब सारे बांध तोड़कर बह जाना चाहता था, पर शायद उसे अभी इजाजत नहीं थी, इसलिए वो नीति की आंखों में ही ठहरा हुआ था। जहां नीति को डबडबाई आंखों से अब्राहम का धुंधला अक्सर दिख रहा था, तो वहीं अब्राहम अपनी ठंडी आंखों से उसे वार्निंग दे रहा था। अगर ये आंसू बहे तो तुम्हें सजा मिलेगी टर्टल। उसकी नजरों की भाषा को समझते हुए नीति उसकी आंखों में आंसुओं को कैद किए बैठी थी। अब्राहम ने उसे देखते हुए टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और वसुंधरा की कॉल देखकर उसने कॉल रिसीव करके अब कहा, यस मॉम। दूसरी तरफ से वसुंधरा की प्यार भरी आवाज आई, तुम कैसे हो और नीति कैसी है। अब्राहम बात करते हुए उठकर रूम में दूसरी तरफ चला गया था। इसी का फायदा उठाकर नीति वॉशरूम में चली गई थी और उसने अंदर जाते ही खुद को अंदर से लॉक कर लिया। वहीं अब्राहम ने वसुंधरा की बात का जवाब देते हुए कहा, आई एम फाइन मॉम, और वो भी ठीक है। ये कहकर उसने पूछा, आप वापस कब आएगी। वसुंधरा बोली, अबे मुझे यहाँ थोड़ा और समय लगेगा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी बेटा। अब्राहम ने ओके कहा और फिर कुछ देर बाद और बात करने के बाद उसने कॉल कट कर दिया। वो जब बात करके पीछे मुड़ा तो बेड पर नीति कहीं नहीं दिखी। उसे ना देखकर अब्राहम ने वॉशरूम के बंद दरवाजे को देख कर कहा, टल्टो तुम मुझसे दूर जाने की भी सोच रही हो तो ये मत सोचो, क्योंकि रहना तुम्हें मेरे पास ही है, मेरे साथ। ये बोलो दूसरे कमरे में चला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।